मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास पेपर सेकंड और उसका जो चैप्टर है हमारा वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को लैटिन भाषा में रेनेसा कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण किसे कहते हैं? पुनर्जागरण मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। इतिहास में इसको नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। रेनेसा शब्द का प्रयोग सामान्यतः 14वीं शताब्दी में इटली के कला एवं ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नव जागरण के लिए किया जाने लगा। प्रोफेसर ल्यूकस ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि रेनेसा शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 1610 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गए। प्रोफेसर स्वेन के मतानुसार मध्य युग के अंतिम काल में होने वाले समस्त बौद्धिक परिवर्तन ही सामूहिक रूप से पुनरुत्थान हैं। मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बता दूं आपको कि प्राचीन काल में यूरोप एक छोटे से देश यूनान ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और वहाँ एक सुविकसित संस्कृति को जन्म दिया था। यूनान का राजनीतिक पतन हो गया और उसके बाद इटली के रोमनों का उदय हुआ और वो एक विशाल रोमन साम्राज्य का निर्माण उन्होंने किया और अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाया और इस संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया। लेकिन चौथी पाँचवीं शताब्दी में हम देखें तो विशाल रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और यूरोप में अनेक छोटे बड़े सामंतवादी राज्यों का उदय हुआ जो दीर्घकाल तक आपसी संघर्षों में उलझे रहे। एक केंद्रीय सत्ता के अभाव में संपूर्ण यूरोप गहन अंधकार में डूब गया और 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हम देखें तो यूरोप वासी इसी अंधकार में डूबे रहे। तो 14वीं शताब्दी में कुछ ये परिवर्तन आया और ये जो परिवर्तन आए बौद्धिक क्षेत्र में परिवर्तन आए और इन्हीं को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। पुनरुत्थान व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च एवं धर्मशास्त्रों के बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने वाला रोमन संस्कृति के आधार पर एक नई संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास था। हम देखें तो इसे यूरोप के मध्य युग और आधुनिक युग को मिलाने वाला सेतु कहा जा सकता है। वास्तव में ये यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी जिसने आगे चलकर संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और मानव सभ्यता और संस्कृति की प्रगति में अविस्मरणीय योगदान दिया। तो ये था पुनर्जागरण का अर्थ। पुनर्जागरण क्या है अब हम बताएंगे। इसकी विशेषताएं क्या थी पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मुख्य विशेषता, वो है स्वतंत्र चिंतन। क्योंकि मध्य युग में हम देखें व्यक्ति के चिंतन और मनन पर धर्म का कठोर अंकुश लगा हुआ था। मतलब व्यक्ति जो है वो केवल धर्म के बारे में ही चिंतन करता था और बाकी जो उसका जो जीवन है, जो मानव जीवन है, उसके प्रति उसको कोई चिंता नहीं थी। पुनर्जागरण ने आलोचना को नई गति और विचारधारा को नवीन निडरता प्रदान की। पुनरुत्थान का जो लक्ष्य था परंपरागत विचारधाराओं को स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना था, वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करना था। दूसरी इसकी विशेषता जो है वो व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास।
क्योंकि मनुष्य को जो दूसरी पुनर्जागरण की जो दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई, मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों और चर्च के बंधनों से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना था। इसकी तीसरी विशेषता मानववादी विचारधारा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानववादी यानी मानव के बारे में सोचना, प्रमुख लक्षण था इसका उसकी मानववादी विचारधारा। मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, मानव जीवन को उन्नत और सुखी बनाने का प्रयास करना और इस संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। और पेट्रोक को मानववाद का पिता कहा जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, मानववादी विचारधारा। मध्य युग में चर्च ने बताया लोगों को कि उनका दुनिया में जन्म लेना ही घोर पाप है और तपस्या और निवृत्ति मार्ग अपना करके मनुष्य को इस पाप से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी मध्य युग में परलोक को सुधारने पर बल दिया गया, जबकि हम देखें इसके विपरीत पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाने को कहा, मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता थी देशज भाषाओं का विकास। अब तक केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही ग्रंथों को लिखे गए ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। आम बोलचाल की भाषा में लेखन पढ़न का काम नहीं होता था। पुनर्जागरण ने लोगों की बोलचाल की भाषा को गरिमा एवं सम्मान दिया, क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से सामान्य लोग बहुत जल्दी ज्ञान अर्जन कर सकते थे और अपने विचारों को सुगमता से अभिव्यक्त भी कर सकते थे। तो ये देशज भाषाओं का जो प्रयोग है, ये रेनेसां का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण था। चित्रकला के क्षेत्र में भी हम देखें तो पुनर्जागरण की विशेषता थी यथार्थ का चित्रण। यथार्थ यानी जो हम देख रहे हैं, जो संसार में है, उसका चित्रण, वास्तविक सौंदर्य का अंकन। और विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण की विशेषता थी निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण। इस प्रकार से हम देखें तो पुनर्जागरण जो था वो मानववादी विचारधारा को लेकर के आया था। ये थे पुनर्जागरण के कारण। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के कारण। अभी मैंने आपको विशेषताएं बताई थी, अभी पढ़ेंगे हम पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण की गति कैसे और कब प्रारंभ हुई इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कोई एक कारण, कोई एक स्थान या विचारधारा एक संभव नहीं, एक ही कारण संभव नहीं था। इसलिए बहुत सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है धर्म युद्ध, यानी इनको क्रूसेड कहा जाता था। ईसाई धर्म का पवित्र स्थान है जेरूसलम। उसके अधिकार को लेकर के ईसाइयों और मुसलमानों सेल्जुक तुर्क जो थे उनके मध्य इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से विख्यात हैं क्रूसेड। ये युद्ध लड़े गए और ये युद्ध जो हैं 200 वर्षों तक चलते रहे। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य और पूर्वी देशों के संपर्क में आए और उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी और उन्हें बनाने की पद्धति भी सीखी। इससे पूर्व के अरबों के माध्यम से कुतुबनुमा वस्त्र, कागज़ और छापे खाने की जानकारी वो प्राप्त कर चुके थे। अब उन्हें पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति और वैज्ञानिक खोजों की पर्याप्त जानकारी मिली। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों को नवीन मार्गों की जानकारी मिली और जिससे धर्म युद्धों में पोप की संपूर्ण शुभकामनाओं और आशीर्वाद के बाद भी ईसाइयों की पराजय हुई, जबकि पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था कि वो जो कहता है वो
सत्य है। लेकिन पोप ने कहा था वो विजयी होंगे, लेकिन इन युद्धों में ईसाइयों की विजय नहीं हुई, वो पराजित हुए। तो लोगों का जो विश्वास है वो पोप से भी हट गया। तो इससे ईसाई जगत में पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और धर्म के बंधन ढीले पड़ने लगे, जिससे एक नया दृष्टिकोण पड़ने लगा, जिसे पुनर्जागरण को आहूत करने में भारी योगदान दिया। दूसरा कारण है व्यापार का विकास। व्यापार वाणिज्य का विकास और आर्थिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण है। आपको मैंने बताया कि मध्य युग में सामंती युग था और जो सामंतों के पास ही धन संपत्ति का संग्रह था या चर्च के पास था, और इन दोनों को ही वैज्ञानिक प्रगति, खोज और अनुसंधान में कोई रुचि नहीं थी। तो अब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उनके अधिकारों और स्थिति में भी परिवर्तन न आ जाए, जिससे वो उनको कोई भी खोज और अनुसंधान नहीं करने देते थे। अतः जिज्ञासु वैज्ञानिक, अन्वेषकों, कलाकारों, साहित्यकारों और विचारकों को प्रगतिशील कार्यों के लिए प्रोत्साहन और संरक्षण नहीं मिल पाया। मध्य युग के उत्तरार्ध में हम देखें तो यूरोपीय व्यापार वाणिज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास शुरू हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास ने कई नए नगरों का उदय हुआ और इन नगरों में व्यापारियों के भव्य भवन बने। व्यापारियों ने ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन दिया, खोजों पर ध्यान दिया, अनुसंधान में रुचि ली। वो गोष्ठियाँ करवाते थे, गोष्ठियों में विविध विषयों पर वाद विवाद होता था, तर्क वितर्क होता था, प्रत्येक वस्तु की अच्छाई बुराई की चर्चा की जाती थी, जिससे चिंतन शक्ति का विकास हुआ और इसी से चिंतन शक्ति के विकास से पुरानी जो मान्यताएं थी वो टूटने लगी और नई मान्यताओं की पृष्ठभूमि तैयार होती गई। तीसरा कारण है अरब और मंगोल। पूर्वी देशों के संचित ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित कराने में अरबों और मंगोलों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम देखें यूरोप के बहुत से क्षेत्रों, विशेषकर स्पेन, सिसिली, सार्डिनिया में अरब लोग बस चुके थे और अरब लोग स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे। उन्हें शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने में रुचि थी और धर्म निरपेक्ष ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन इन संस्थाओं में होता था। ये अरब लोग प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं से उन्हें विशेष लगाव था। यूरोप को पूर्व के सभ्य देशों के संपर्क में लाने में मंगोल साम्राज्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अरबों और मंगोलों के माध्यम से ही यूरोप में चीन के आविष्कारों, कागज़, छापाखाना, कुतुबनुमा और बारूद की जानकारी पहुंची थी और इन चीज़ों की जानकारी ने यूरोप वासियों के जीवन को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा कारण है स्कॉलिस्टिक विचारधारा। स्कॉलिस्टिक यानी विद्वतावाद और पंडित पंथ भी इसको कहा जाता है। एक नई विचारधारा थी। ये अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित थी और अरबों ने यूरोपीय विद्वानों को अरस्तु की विचारधारा से परिचित करवाया था और अरस्तु के तर्क के साथ सेंट ऑगस्टाइन के तत्वज्ञान को भी जोड़ दिया। दोनों का समन्वय किया गया और इस समय तक यूरोप के कई नगरों, पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलोन आदि में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे और इन नव स्थापित विश्वविद्यालयों ने विद्वतावाद के आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया और विद्याध्ययन और वाद विवाद को प्रोत्साहन मिला। तर्कशास्त्र पर विशेष जोर दिया गया और उसी बात को सही मानने का निर्णय किया जो तर्क की सहायता से सही पाई जा सके। पांचवा कारण है कागज
और छापाखाना, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कागज़ और छापेखाने के आविष्कार का श्रेय चीनियों को है। और यूरोप वासियों को इन दोनों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? अरब लोगों से प्राप्त हुई। सर्वप्रथम इटली के लोगों ने अच्छी किस्म का कागज़ बनाना सीखा और फिर धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों ने भी कागज़ बनने लगा, छापाखाने भी खुलने लगे। कागज़ और छापाखाना ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि अभी तक हस्तलिखित पुस्तकों का प्रचलन था जो काफ़ी सीमित थी और बहुत महंगी भी थी। अब चूँकि कागज़ और छापेखाने का आविष्कार हो चुका था तो ना तो पुस्तकों की कमी रही और पुस्तकें सस्ती भी हो गई, जिससे सामान्य लोग भी पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेने लगे और इससे ज्ञान का प्रसार हुआ और पुनर्जागरण को बल मिला। अगला कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में हम देखें, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो इन दिनों बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था और उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जिस पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार जमा लिया था। और मैंने आपको बताया था भी कि कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यूनानी ज्ञान, कला और कारीगरी का विख्यात केंद्र बना हुआ था। लेकिन इस्लाम के अनुयायी तुर्कों के लिए बाइजेंटाइन संस्कृति का कोई महत्व नहीं था और उन्होंने वहाँ के सभी लोगों को समान रूप से लूटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बहुत से जो यूनानी विद्वान थे वो अपने साथ प्राचीन यूनानी और रोमन पांडुलिपियाँ लेकर आजीविका की खोज में इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में आ बसे और वहाँ बस जाने से यूरोपीय देशों के बौद्धिक वातावरण में उथल पुथल मची और यूरोपवासी अब रुचि के साथ यूनानी साहित्य के अध्यापन करने लगे, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होने लगा। और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय का एक और परिणाम निकला कि यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्ग पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया था और तुर्क व्यापारियों को लूट लिया करते थे, तो फलस्वरूप यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार ठप हो गया। लेकिन यूरोपीय नगरों में पूर्वी देशों की वस्तुओं और गर्म मसालों की बहुत अधिक मांग थी, तो यूरोप वासियों ने पूर्वी देशों के जल मार्ग को खोज निकालने का प्रयत्न शुरू किया और इसी प्रयास के कारण अमेरिका और भारत की खोज संभव हो पाई। तो ये सब कारण थे। इन सभी कारणों के सामूहिक परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण संभव हो पाया और सबसे पहले यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ वो हुआ इटली के नगरों में और उसी के बाद वो फ्रांस और इंग्लैंड पहुंचा।